तो आज हम लोग देखते हैं व्हाट इज डायूरेटिक्स एंड नाइट्रियूरेटिक्स। ठीक है, तो अगर हम लोग सोचें तो ये दोनों टर्म हमें सेम लगता है, ठीक है, लेकिन ये बच्चे सेम नहीं है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं डायूरेटिक्स और नाइट्रियूरेटिक्स में क्या डिफरेंस है, मेन डिफरेंस। ठीक, तो डायूरेटिक्स मतलब होता है, डाई मतलब 2 गुना और यूरेटिक्स मतलब ऐसा ड्रग जो यूरिन के अमाउंट को 2 गुना कर दे। ठीक है, नॉर्मली हम लोग 7 से 8 बार यूरिन करने जाते हैं, लेकिन अगर इसका जस्ट डबल यानी कि 16 से 18 ऐसे बार जाए तो उसका क्या होगा है, इसका मतलब डाईयूरेसिस हो रहा है। तो जो ड्रग जो डाईयूरेसिस कॉज करते हैं उसको क्या कहते हैं, डाईयूरेटिक्स। ठीक है, नाइट्रियूरेटिक्स मतलब नाइट्रियम मतलब होता है बच्चे सोडियम। ठीक है, नाइट्रियम नाम सुना है, सोडियम का सिंबल क्या होता है, Na, तो उसको कहते हैं नाइट्रियम। ठीक है, नाइट्रियूरेटिक्स यानी कि यूरिन में सोडियम को निकालना। ठीक है, यूरिन के थ्रू सोडियम को निकालने को कहते हैं नाइट्रियूरेटिक्स। ठीक, तब जब हमारे यूरिन में सोडियम का अमाउंट बढ़ता है यानी कि वहां का ऑस्मोलरिटी बढ़ गया, तो अगर ऑस्मोलरिटी बढ़ती है तो सोडियम के साथ साथ क्या जाएगा बच्चे, पानी भी साथ में चला जाएगा। ठीक है, यानी कि जो नाइट्रियूरेटिक्स होते हैं, सोडियम का आउटपुट बढ़ता है, उसके साथ साथ कौन जाता है, पानी का आउटपुट भी बढ़ जाता है। ठीक, यानी कि यहां पे केवल क्या बढ़ रहा था, पानी का अमाउंट बढ़ रहा था। ठीक है, तो ये नाइट्रियूरेटिक्स में क्या रहा था, सोडियम का अमाउंट तो बढ़ ही रहा था यूरिन में, ठीक है, लेकिन पानी का भी अमाउंट बढ़ता है, यानी कि ऑल नाइट्रियूरेटिक्स आर डायूरेटिक्स। जितने भी नाइट्रियूरेटिक्स होते हैं उसमें पानी का अमाउंट भी बाहर जाता है, इसलिए वो क्या होते हैं, डायूरेटिक्स होते हैं। लेकिन डायूरेटिक्स में सोडियम का अमाउंट नहीं जाता, ऐसे ही हम लोग देख सकते हैं। ठीक, अब हम लोग देखते हैं, पिछले टर्न पे पढ़े थे कि कौन कौन सा पार्ट होता है, कौन कौन सा साइट होता है जिसमें ड्रग का एब्जॉर्प्शन होता है, कि यहां पे ग्लोमेरुलस है। ठीक है, ग्लोमेरुलर। ठीक, यहां से क्या था, एफरेंट और इफरेंट, यहां से मान लो एफरेंट आर्टरियोल आता था और इफरेंट आर्टरियोल पतला सा बाहर जाता था। फिर ये क्या करता था, हमारे ट्यूब्यूल के चारों तरफ ऐसे ऐसे लूप कर लेता। ठीक, और यहां पे क्या हो जाता है, लूप्स ऑफ हेलने में ये भी उसके पैरेलल में हो जाता है। ठीक, तो ये यहां पे पैरेलल हो जाता है, उसको कहते हैं वासा रेक्टा। ठीक, यहां पे जो ये तुम्हारा आर्टरियोल था और यहां पे इसको कहते हैं पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज। पेरी मतलब चारों तरफ और ट्यूबुलर यानी कि ट्यूब्यूल के चारों तरफ जो कैपिलरीज होते हैं उन्हें कहते हैं पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज। ठीक है, पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज। यहां पे क्योंकि ये इसके पैरेलल जाता है इसलिए कहते हैं वासा रेक्टा कहते हैं। ठीक, अब क्या होता है बच्चे, सबसे पहला स्टेप हमारा क्या था, यहां पे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, दूसरा क्या था, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, तीसरा क्या था, ट्यूबुलर सिक्रीशन। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में क्या होता था, यहां से ग्लोमेरुलर से फिल्टर होके यानी कि आर्टरियोल से फिल्टर होके यहां पे हमारे ट्यूबुल में आ रहा था। दूसरा यानी कि ये पहला जो स्टेप है, ठीक है, जो हमारा होता है फिल्ट्रेशन, ये यूरिन के अमाउंट को बढ़ाता है। दूसरा क्या था, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, यानी कि इस ट्यूबुल में दोबारा कहां पे चला जाएगा, कैपिलरीज में। ठीक है, पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज में यानी कि ब्लड में। सेकेंड स्टेप में यानी कि क्या होता है, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। तो जो इंपॉर्टेंट तुम्हारे मिनरल्स और आयंस हैं वो दोबारा क्या होते हैं, एक्टिवली एब्जॉर्ब हो जाते हैं। ठीक है, किसमें, ब्लड में। क्योंकि अगर मान लो यहाँ पे हमने इतना पैसा खर्च करके मिनरल्स और वाटर मिनरल्स और आयंस का इंटेक किया और ये हमारे यूरिन के थ्रू बाहर निकल गया, तो इसका मतलब वही हुआ कि पापा का पैसा क्या करना है, नाली में बहाना है। ठीक, तो यानी कि उसको क्या करना है, दोबारा हमें रीअब्जॉर्ब करना पड़ेगा, कहां पे, ब्लड में, ताकि ये यूरिन के थ्रू बाहर ना जाए। इसीलिए ये दूसरा स्टेप होता है, इसे कहते हैं सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, यानी कि सेलेक्टेड चीजें रीअब्जॉर्ब होती हैं ब्लड में। ठीक है, जिसकी जरूरत होती है। उसके बाद तीसरा क्या था स्टेप बच्चे, यानी कि सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होता है, ये यूरिन के अमाउंट को घटाता है। ठीक है, और तीसरा स्टेप था ट्यूबुलर सिक्रीशन। ठीक है, यानी कि ये जो हमारा पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज होता है ये दोबारा क्या करता है, ठीक है, कुछ अमाउंट को, जैसे कि यूरिया हो गया, यूरिक एसिड हो गया, यहां पे क्या करता है, ट्यूब्यूल में सिक्रीट करता है, इसको कहते हैं ट्यूबुलर सिक्रीशन। तो ये भी ट्यूबुलर सिक्रीशन क्या होता है, अमाउंट ऑफ यूरिन को बढ़ाता है। तो दो चीजें अमाउंट ऑफ यूरिन को बढ़ाते हैं और एक चीजें अमाउंट ऑफ यूरिन को घटाती है। फिल्ट्रेशन अमाउंट ऑफ यूरिन को बढ़ाता है, ट्यूबुलर सिक्रीशन अमाउंट ऑफ यूरिन को बढ़ाता है और सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन अमाउंट ऑफ यूरिन को घटाता है।
अब हम लोग देखते हैं साइट, ठीक है। तो अभी जल्दी जल्दी याद कर लो, ठीक। ये हमारा क्या था, वुमेन्स कैप्सूल। ये हमारा था बच्चे पीसीटी, ठीक। ये हमारा था डिसेंडिंग, क्योंकि ये नीचे जा रहा है तो इसको कहते हैं डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, ठीक है। ये ऊपर जा रहा है इसलिए कहते हैं असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, ठीक। ये हमारा हो गया डीसीटी, ठीक है, डिस्टल दूरस्थ। ये है प्रॉक्सिमल पासस्थ, ठीक। और इसको क्या कहते हैं, कलेक्टिंग डक्ट, ठीक। तो अब हम लोग देखते हैं कि हमारा साइट कौन कौन सा है जहां पे एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक। तो पहला साइट है बच्चे पीसीटी। तो जैसे साइट नंबर 1 क्या होता है, पीसीटी। साइट नंबर 2 जो होता है बच्चे, ये क्या होता है, असेंडिंग, ठीक है, वो भी थिक असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। ये तुम्हारा थिन हो गया और यहाँ पे थिक यानी कि मोटा वाला, तो थिक असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, ये क्या हो गया, साइट नंबर 2। और साइट नंबर 3 होता है हमारा अर्ली डीसीटी, ठीक है। तो यहां पे बना सकते हैं साइट नंबर 3। और साइट नंबर 4 क्या हो गया बच्चे, कलेक्टिंग डक्ट, ठीक। तो 4 साइट है, सबसे पहला पीसीटी, दूसरा होता है थिक असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, असेंडिंग मतलब ऊपर जा रहा है। तीसरा साइट होगा अर्ली डीसीटी, डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल। चौथा हो गया कलेक्टिंग डक्ट। तो 4 साइट से हमें एब्जॉर्प्शन होता है। अब अलग अलग 4 प्रकार के ड्रग होते हैं जो अलग अलग साइट पे वर्क करके हमारा डायूरेसिस या फिर नाइट्रीयूरेसिस कॉज करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग साइट नंबर 1 यानी कि पीसीटी के बारे में। तो हमारा जो पीसीटी होता है बच्चे, वो सोल्यूट और वाटर के लिए, दोनों के लिए परमेबल होता है, ठीक। इसीलिए यहाँ पे ऑस्मोलरिटी क्या होती है, 300 मिलीऑस्मोल के इक्वल होती है, यानी कि ऑस्मोलरिटी यहाँ की बराबर होती है, ठीक है। अब जो जैसे जैसे, अब देखो एक ट्रिक से हम लोग याद करेंगे बच्चे, यहाँ पे जैसे जैसे हम लोग नीचे जाते हैं, ठीक। अब कोई नीचे कब जाता है, जब ये क्या करता है, पानी को वेस्ट करता है, खर्चा करता है, तो वो जीवन में अपने नीचे जाता है। और जो कोई अपने जीवन में ऊपर जाता है यानी कि पानी को बचाता है, यानी कि सेव करता है, ठीक। तो ये पानी को वेस्ट करता है, यानी कि ये परमेबल टू वाटर होगा, ठीक है। तो जो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले होता है वो क्या होता है, परमेबल टू वाटर। और जो बाकी सारे होते हैं, ठीक है, बाकी सारे होते हैं वो इम्परमेबल टू वाटर होते हैं। बाकी सारे क्या होते हैं, पानी बचाते हैं, ठीक। लेकिन यहाँ पे जो होता है कलेक्टिंग डक्ट और डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल का बाद वाला पार्ट होता है, यहाँ पे कंडीशनल होता है, ठीक। कंडीशनल मतलब बच्चे, अगर यहाँ पे एडीएच नहीं काम किया तो ये क्या होते हैं, इम्परमेबल होते हैं पानी के लिए, ठीक। लेकिन अगर एडीएच यहाँ पे काम किया तो ये क्या होते हैं, परमिएबल टू वाटर हो जाते हैं, ठीक। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, पीसीटी के लिए दोनों के लिए परमिएबल है, ठीक है, एक्टिवली परमिएबल है वो भी, सोल्यूट और पानी दोनों के लिए। और ये नीचे जा रहा है यानी कि ये पानी के लिए परमिएबल होगा, क्योंकि पानी को बाहर निकाल रहा है, वेस्ट कर रहा है, ठीक। तो सोल्यूट के लिए इम्परमिएबल होगा। ऊपर जा रहा है, ठीक है, ये सब ऊपर जा रहे हैं यानी कि ये पानी को बचाएंगे, ठीक है, यानी कि पानी के लिए इम्परमेबल होंगे, ठीक। अब ये बच्चे पानी के लिए इम्परमेबल है, लेकिन यहाँ पे जो कलेक्टिंग डक्ट और जो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल का बाद वाला पार्ट होता है उसमें कंडीशनल होता है, ठीक है। अगर वहां पे एडीएच नहीं है तो वही होंगे इम्परमेबल टू वाटर, और अगर एडीएच है तो वो क्या हो जाएंगे, वाटर परमेबल। ये बच्चे थोड़ा सा जूम डायग्राम हमने कर दिया, ठीक। तो कितने साइड होते हैं, 1 2 3 और 4 साइड, उसको छोड़ो, वो एक सेल है, ठीक। तो ये क्या है, नेफ्रॉन के अराउंड एपिथेलियल क्या है, सराउंडिंग एपिथेलियल सेल होते हैं, ठीक। अब यहां से, ठीक है, क्या होता है, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। तो यहां से, अच्छा इसका नाम क्या है बच्चे, इसका नाम होता है ट्यूब्यूल, ठीक है, इसका ये है ल्यूमेन, ठीक। और ये क्या है, ये हमारा एपिथेलियल सेल है। तो ये क्या होता है, ल्यूमिनर साइड या कि ल्यूमिनल साइड होता है, और ये क्या होता है, लैटरल, या इसका नाम होता है बेसोलैटरल साइड, ठीक। तो ये सेल है, ठीक, ये सेल का ये इधर ल्यूमिनर साइड हो गया और इधर क्या हो गया, बेसोलैटरल साइड, ठीक। ये हमारा ल्यूमेन है, ये ल्यूमिनर साइड हो गया, ये क्या है तुम्हारा बेसोलैटरल साइड। ये ल्यूमिनल साइड हो गया सेल का मेम्ब्रेन, और ये हो गया बेसोलैटरल साइड। ये ल्यूमिनल साइड हो गया और ये हो गया बेसोलैटरल साइड। अब बेसोलैटरल यानी कि इधर क्या होगा बच्चे, इधर हमारा हो गया वही पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज, ठीक। यानी कि ल्यूमेन से जाएगा सेल में, एपिथेलियल सेल में, एपिथेलियल सेल में जाएगा हमारे पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज में, यानी कि ब्लड में, ठीक। उसको कहते हैं रीएब्जॉर्प्शन, यानी कि पुनः ट्यूब्यूल से एब्जॉर्ब होकर हमारे ब्लड में जा रहा है, ठीक। तो इतने साइट हो गए। अब एक चीज तुम लोग याद कर लो, ठीक, इधर कौन सा साइड होता है, बेसोलेटरल साइड, ठीक। तो हर बेसोलेटरल, हर साइड पे, बेसोलेटरल साइड पे, ठीक है, क्या होता है,
एक पंप पाया जाता है, सारे बेसोलेटरल साइड में पंप पाया जाता है जिसका नाम होता है बच्चे सोडियम पोटेशियम एटीपेज। ठीक है, क्योंकि एक्टिवली क्या करता है, ये सोडियम को क्या करता है, बाहर फेंकता है और पोटेशियम को अंदर लेता है। ठीक, इसीलिए जो सेल में होता है पोटेशियम का अमाउंट क्या होता है बच्चे, ज्यादा होता है। ठीक, तो ये क्या करता है, 3 सोडियम को बाहर फेंकता है और 2 पोटेशियम को अंदर लेता है। तो ये हर जगह होता है। ठीक, सारे बेसोलेटरल साइड होता है। इधर भी हमारा क्या पाया जाएगा, सोडियम पोटेशियम एटीपेज। ठीक है, सारे बेसोलेटरल साइड पे हम लोग क्या बना देंगे बच्चे, सोडियम पोटेशियम एटीपेज। ये हमारा सेल था। ठीक, स्मॉल सेल है, उसके बारे में ज्यादा मत बात करो, बताते हैं। ठीक, यानी कि एक चीज हम लोग याद कर लेंगे कि जो बेसोलेटरल साइड है सबके साइड क्या हो जाएगा, सोडियम पोटेशियम एटीपेज। ठीक है बच्चे, देखो बच्चे सेल के अंदर, ये सेल है तो सेल के अंदर यानी कि घर के अंदर लेडीज हमेशा ज्यादा होती हैं। ठीक, और सेल के बाहर क्या होता है, लेडीज हमेशा कम होती हैं, यानी कि जेंट्स हमेशा ज्यादा होते हैं। ठीक, और पंप का काम क्या होता है, पंप का काम होता है एनर्जी। अच्छा, अगर देखो सेल के अंदर लेडीज यानी कि के, ठीक है, यहाँ पे लेडीज हमने कविता का नाम लिया और सोडू का नाम ले लिया, ये जीन्स है। ठीक, तो कविता कहाँ ज्यादा होती है, सेल के अंदर, और ये सोडियम कहाँ ज्यादा होता है, सेल के बाहर। ठीक, अब ये क्या होता है, तब ये कविता क्या करती है, सेल से क्या होना चाहती है, बाहर, और सोडियम क्या होना चाहता है, सेल के अंदर। लेकिन मेंटेन रखने के लिए सोडियम पोटेशियम एटीपीएस यानी कि एटीपी खर्च करके ये पंप काम करता है, जिसका काम क्या है कि जो सोडियम अंदर जाते हैं उनको क्या करता है, 3 सोडियम को लेके क्या होता है बच्चे, बाहर कर जाता है, और 2 कविता को लेके अंदर चला जाता है। ठीक, 2 पोटेशियम को अंदर ले जाता है और 3 सोडियम को बाहर ले जाता है। 3 सोडियम को क्या होता है बच्चे, बाहर ले जाता है और 2 पोटेशियम को अंदर ले जाता है। ठीक, 3 सोडियम को क्या करता है, बाहर ले जाता है और 2 पोटेशियम को अंदर ले जाता है। यही हर जगह होगा। ये क्या करेगा, 3 सोडियम को बाहर ले जाएगा, ठीक, और 2 पोटेशियम को अंदर ले जाएगा। ठीक, यही काम इसका भी है। यहां भी क्या करेंगे बच्चे, 3 सोडियम को बाहर ले जाएगा और 2 पोटेशियम को अंदर ले जाएगा। ठीक, ये करता है तुम घर में ही सेफ हो, ठीक है, इसलिए अंदर ही रहो। ये क्या करता है, 3 सोडियम को बाहर ले जाएगा और 2 पोटेशियम को बच्चे अंदर ले जाएगा। ठीक, तो एक चीज हमने तो ये रट लिया कि बेसोलेटरल साइड सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप पाया जाता है, एक्टिवली पंप पाया जाता है, जिसका काम होता है 3 सोडियम को बाहर लेना, 2 कविता को अंदर लेना, क्योंकि कविता ही अंदर, घर के अंदर ही अच्छी लगती है। ठीक, अब क्या होता है बच्चे, यहां से हमने फिल्टरेशन हुआ, फिल्टरेशन के दौरान क्या क्या सब कुछ फिल्टर हो गया। मान लो आया सोडियम Na+ और क्या आया, बाइकार्बोनेट। ठीक है, कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है बच्चे CO3-2, इसको कहते हैं कार्बोनेट। इसके साथ एक बीबी आ जाती है, हाइड्रोजन हाउसवाइफ आ जाती है, जिसको कहते हैं बाइकार्बोनेट। तो इसका जो माइनस चार्ज होता है एक कम हो जाता है। ठीक, इसको कहते हैं कार्बोनेट, इसका नाम होता है बाइकार्बोनेट। ठीक है बच्चे, तो सोडियम यहाँ पे और बाइकार्बोनेट यहाँ पे आया। अब सोडियम इधर आया। ठीक, अब यहां पे हम क्या देख रहे हैं, ये पंप क्या कर रहा है बच्चे, पंप क्या कर रहा है, सोडियम को क्या कर रहा है, बाहर कर रहा है। तो सोडियम को सेल से बाहर कर रहा है, ठीक है, इंटरसेलुलर स्पेस में कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब यहां पे सोडियम की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। अब ये सोडियम की कमी को पूरा करने के लिए यहां पे एक ट्रांसपोर्टर होता है बच्चे, जिसका नाम होता है सोडियम। ठीक है, सोडियम को क्या करता है, अंदर लेता है। ठीक, तो इसका नाम होता है सोडियम। अब Na+ अंदर लिया तो उसी टाइप का चार्ज क्या हो जाएगा, बाहर जाएगा। तो और H+ क्या होता है, ये बाहर लेता है। तो ये होता है सोडियम। इसको H+ को क्या कहते हैं, प्रोटॉन। ठीक है, सारे प्लस को प्रोटॉन नहीं कहते, ये भी एक कॉन्सेप्ट है, देख लो। H+ ये हमारा है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में क्या होता है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। अब यहां ये इसका होता है ऑर्बिट, ऑर्बिट में क्या रिवॉल्व करते हैं बच्चे, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर
1 होता है। ठीक, तो अगर हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है यानी कि 1H1, ठीक, तो ये न्यूक्लियस, ये हमारा होता है एटॉमिक नंबर, ये होता है मास नंबर, और मास नंबर होता है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, और एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन जनरली लिखते थे। ठीक, तो यहाँ पे अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन 1 है तो मास नंबर 1 है, यानी कि ये मास नंबर 1 है, यानी कि 1 बराबर n प्लस p। ठीक, तो यहाँ पे प्रोटॉन 1 है तो न्यूट्रॉन कितना होगा, इसको हमने एक मान लिया क्योंकि ठीक है एटॉमिक नंबर 1 है। ठीक, तो प्रोटॉन 1 है तो ये कितना हो गया 0, यानी कि इसके पास कोई न्यूट्रॉन नहीं है। अब हाइड्रोजन को देखा जाए तो ये हमारा हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है, उसके पास एक प्रोटॉन है और क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन है। तो H प्लस बनाने में इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, तो H प्लस बनाने में एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, अब बचा क्या, केवल प्रोटॉन, इसीलिए H प्लस को क्या कहते हैं, प्रोटॉन। ठीक, हमें लग रहा है ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, धीरे धीरे समझते रहोगे, केमिस्ट्री थोड़ा सा पढ़ा करो। ठीक है बच्चे। ठीक, अब देखो यहां पे क्या हो गया, सोडियम की क्या हो गई, कमी, इसीलिए ये हमारा कौन सा ट्रांसपोर्टर है, सोडियम प्रोटॉन एंटीपोड। ठीक है, इसको इसका एक नाम और कर सकते हो, काउंटर मतलब अपोजिट। ठीक है, जिसका नाम था सोडियम प्रोटॉन काउंटर ट्रांसपोर्टर। ठीक है, तो यहाँ पे काउंटर ट्रांसपोर्टर या फिर सोडियम प्रोटॉन एंटीपोड। अब यहाँ पे क्या हो गया बच्चे, ये H प्लस आया और यहां से ये क्या आया, बाइकार्बोनेट। ठीक है, तो यहाँ पे बाइकार्बोनेट और H प्लस मिल के क्या बनाते हैं बच्चे, H2CO3, नाम क्या है, कार्बोनिक एसिड। ठीक है, तो ये हमारा एसिड है। कार्बोनिक एसिड को तोड़ने के लिए यहां पे ये कौन सा साइड है, लुमिनल साइड। ठीक, तो इसको तोड़ने के लिए एक ल्यूमिनल साइड में एक पाया जाता है बच्चे एंजाइम, जिसका नाम होता है, नाम सुना होगा, कार्बोनिक एनहाइड्रेज। ठीक है, अब ये क्या करता है, यहां पे किसमें तोड़ता है, CO2 प्लस वाटर में। ठीक, अब ये CO2, क्योंकि ये किसका मेम्ब्रेन है, हमारा मेम्ब्रेन मैक्सिमम किसका, मेजॉरिटी किसका बना होता है, लिपिड का, तो ये हमारा ये सोडियम हमारा आयंस है, इसलिए ये लिपिड में ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकता, लिपिड के थ्रू क्रॉस नहीं हो सकता, इसलिए यहां पे हमें ट्रांसपोर्टर की जरूरत पड़ी है। ठीक है, जो कि एक्टिवली इसको अंदर सेल के अंदर भेजते हैं। लेकिन ये हमारा CO2 होता है, वो नॉन पोलर कंपाउंड होता है। ठीक, नॉन पोलर लिपिड बाई लेयर को क्रॉस कर जाते हैं, लिपिड लेयर को क्रॉस कर जाते हैं। तो ये हमारा CO2 क्या आ गया बच्चे, इधर आ गया CO2। अब इसको थोड़ा सा हम लोग रब करें। ठीक, ये तो हम समझ ही गए कि क्या हो जाता है, सोडियम को, पोटेशियम को अंदर भेजता है, सोडियम को बाहर भेजता है। अब ये CO2 जो है, अब देखो कोई भी सेल होती है तो अगर उसके अंदर अगर कोई भी रिएक्शंस हो रही है तो वाटर तो ऑब्वियसली बात प्रोड्यूस होगा। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, 11-12 को क्या कहते हैं, इंटरमीडिएट। ठीक, इधर भी हमारी स्टडीज होती है, इधर भी, इधर की स्टडीज अलग होती है, इधर की स्टडीज अलग और बीच की स्टडी अलग, यानी कि ये बीच का हो गया, दो के बीच का हो गया, इसको कहते हैं इंटरमीडिएट। ठीक, और इंट्रा मतलब उसी के अंदर। ठीक, जैसे कि ये हमारी दो ठू क्या है बच्चे, बिल्लियां हैं। ठीक, और यहाँ पे क्या रखा है, कप में बिल्ली क्या पीती है, दूध पीती है। ठीक, तो यहाँ पे दूध रख दो, चाय भी रख दो, अपने अपने हिसाब से कॉफी भी रख सकते हो। तो ये अभी ये चाय जो है ये दो बिल्ली के बीच में है, इसीलिए इसको क्या कहेंगे, इंटर चाय, इंटर टी। ठीक है, इंटर कॉफी, कुछ भी बोलो। अब ये क्या हुई, एक बिल्ली क्या हुई, मुस्कुराई और इसको उठा के क्या हो गया, पी लिया और इसे कहाँ चला गया, पेट में। अब ये इसके अंदर चला गया, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, इंट्रा टी। ठीक है, अंदर, इंट्रा, विदिन को कहते हैं इंट्रा, और इन बिटवीन को क्या कहते हैं, इंटर। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को समझो। ठीक, तो कार्बोनिक एनहाइड्रेज क्या करता है, CO2 और H2 में होता है, ये तुम्हारा होता है लिपिड के थ्रू CO2 क्रॉस करके। तो ये इंट्रासेलुलर वाटर से रिएक्ट करता है। ठीक है, कौन से सेलुलर, इंट्रासेलुलर, क्योंकि सेल के अंदर ही बन रहा है। ठीक, तो इंट्रासेलुलर वाटर से रिएक्ट करके क्या बनाता है बच्चे, H2CO3, यानी कि कार्बोनिक एसिड। ठीक है, किसकी प्रेजेंस में, कार्बोनिक एनहाइड्रेज। ठीक है, तो यहां पे देखो कार्बोनिक एनहाइड्रेज जो एंजाइम होता है बच्चे, ये दो जगह होता है।
तो ये होता है ल्यूमिनर, ये ल्यूमेन है, तो ल्यूमेन के साइड में जो है ये है ल्यूमिनर कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम, ठीक है। और इधर जो सेल के अंदर है इसको कहेंगे इंट्रासेलुलर कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम, ठीक। ये क्या करता है, ये H2O और CO2 को कंबाइन करके किसमें बनाता है, कार्बोनिक एसिड, ठीक। अब ये कार्बोनिक एसिड बच्चे यहां से किसमें ब्रेक हो जाता है, H+, ठीक है, और HCO3 माइनस, ठीक है, यानी कि प्रोटॉन और बाई कार्बोनेट, ठीक है। HCO3 माइनस को क्या कहते हैं, बाई कार्बोनेट। अब देखो ये प्रोटॉन इधर ये एक्सचेंजर के थ्रू क्या करता है, सोडियम अंदर जाता है और प्रोटॉन बाहर जाता है, तो यही प्रोटॉन है जो यहां से ऐसे बनता है, ठीक। अब ये जो बाई कार्बोनेट है बच्चे, ये एक एक्सचेंजर के थ्रू क्या होता है, बाहर चला जाता है, ठीक। अब बाइकार्बोनेट के ऊपर चार्ज कौन सा होता है, माइनस चार्ज, ठीक। तो ये हो गया हमारा बाइकार्बोनेट, HCO3 माइनस बाहर चला गया। अब जैसा गया वैसा ही अंदर आएगा, यानी कि जो हमारा इसके एक्सचेंज में क्या आता है, अंदर क्लोराइड आयन, ठीक है। तो क्लोराइड आयन अंदर आता है, ठीक। अब ये पूरा मैकेनिज्म है, ठीक है। यहां से सोडियम फिल्टर हुआ, बाइकार्बोनेट फिल्टर हुआ, सब कुछ फिल्टर हुआ, ठीक है, मैक्सिमम चीजें फिल्टर हुई, ठीक। वहां से क्या हुआ, अब मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन किसमें पाया जाता है, पीसीटी में, ठीक। अब एक चीज याद रख लो, सोडियम का एब्जॉर्प्शन परसेंटेज याद कर लो एक बार, तो सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक। तो जो पीसीटी होता है इसमें सोडियम लगभग 60% एब्जॉर्ब होता है, रीएब्जॉर्ब होता है। और ये हमारा डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले सोडियम के लिए इम्परमेबल होता है, ठीक। और असेंडिंग थिन असेंडिंग लूप ऑफ हेनले से लगभग इम्परमेबल होता है। सबसे ज्यादा फिर उसमें एब्जॉर्ब होता है थिक असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। तो थिक असेंडिंग लूप ऑफ हेनले से लगभग 30% सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। बाकी बचा हमारा 10%, तो कुछ यहां हमारे डीसीटी से एब्जॉर्ब होता है लगभग 3 से 4%, ठीक। और वही हमारा 5 से 6% किससे एब्जॉर्ब होता है, कलेक्टिंग डक्ट से, ठीक। तो सोडियम का एब्जॉर्प्शन ये परसेंट है, 60% इसमें, 30% इसमें मान लो, 3 से 4% इसमें, उसमें 5 से 6%, टोटल 100% हो गया, ठीक। अब इसी के हिसाब से हमारे काफी सारे आंसर निकलेंगे, ठीक। अब जैसे कि हमने पहला ड्रग, पहले क्लास का ड्रग हमें पढ़ना है, तो पहले क्लास का ड्रग है कार्बोनिक, एक ड्रग होता है जो ये कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम होता है, उसके ऊपर आके ऐसे उसको इनहिबिट कर देता है, ठीक। अब उसको ढक देता है, यानी कि उसको इनहिबिट कर दिया। अब ये इनहिबिट हो गया, तो यहां भी तो कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम है, ठीक। ये इसका नाम क्या है, इंट्रासेलुलर कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम, ठीक है। और ये लूमिनर, ठीक है। तो लूमिनर और इंट्रासेलुलर कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिट हो गया, ठीक। उस ड्रग का नाम क्या है बच्चे, यहां पे लिख लो, कहां पे लिख लो, यहां पे लिख लो, ठीक। कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर, ठीक है। ड्रग का नाम क्या है, ये क्लास है, ड्रग का नाम है एसिटाजोला, ठीक है, एसिटाजोलामाइड, ठीक है, एसिटाजोलामाइड, ठीक है, नाम हो, ड्रग का नाम है एसिटाजोलामाइड, ठीक है, कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर। अब बच्चे ये इनहिबिट हो गया, यानी कि हमारा ये जो कार्बोनिक एसिड है उससे ना CO2 बनेगा ना H2O बनेगा। अगर CO2 नहीं बना तो CO2 इंट्रासेलुलर सेलुलर में नहीं जाएगा। अगर यहां CO2 नहीं गया तो ये H2O से कंबाइन करके H2CO3 नहीं बनाएगा, क्योंकि ये भी एंजाइम इनहिबिट हो गया, तो ना यहाँ पे CO2 बनेगा, तो ये हमारा बाइकार्बोनेट ऐसे का ऐसे ही रह जाएगा, ठीक। अब क्या हुआ बच्चे, अगर हमने इसको इनहिबिट कर दिया तो ये हमारा बाइकार्बोनेट CO2 नहीं बनाएगा, तो बाइकार्बोनेट हमारा ऐसे का ऐसा ही रह जाएगा, ठीक ठीक। अब बाइकार्बोनेट, अब CO2 नहीं बना तो ये इधर CO2 नहीं जाएगा। मान लो अगर इंट्रासेलुलर में थोड़ा बहुत CO2 प्रेजेंट भी है तो यहां भी कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम की जरूरत पड़ती है, जो इंट्रासेलुलर H2O से कंबाइन करके क्या बनाता है, कार्बोनिक एसिड। ये किस में ब्रेक होता है फिर, प्रोटॉन और बाइकार्बोनेट। तो ये अगर ये भी इनहिबिट हो गया तो क्या प्रोटॉन नहीं बनेगा। अगर प्रोटॉन नहीं बनेगा तो ये एक्सचेंजर हमारा काम नहीं करेगा। अब ये एक्सचेंजर नहीं काम करेगा तो सोडियम अंदर नहीं आएगा, ठीक है, सोडियम इंट्रासेलुलर में नहीं आएगा, क्योंकि प्रोटॉन नहीं बनना है। जब प्रोटॉन जाएगा तभी तो सोडियम आएगा बदले में उसके, ठीक। तो ये हमारा सोडियम अंदर नहीं आएगा, ठीक, यानी कि हमारा बाइकार्बोनेट बढ़ गया और सोडियम बन गया, ठीक। अब ये पानी भी हमारा
इधर ही चला जाएगा, क्योंकि जब सोल्यूट का रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो पानी भी हमारा ज्यादा रीअब्जॉर्ब नहीं होगा, तो पानी भी का अमाउंट यहाँ। ठीक, तो अब देखो बाइकार्बोनेट को एब्जॉर्ब करने के लिए बाद वाले, ठीक है, पीसीटी के बाद कोई ऐसी मैकेनिज्म नहीं है, ठीक है, इसलिए यूरिन में हमारा क्या आएगा बच्चे, बाइकार्बोनेट। अगर यूरिन में बाइकार्बोनेट आया, ठीक, तो हमारा यूरिन कैसा हो जाएगा, एल्कलाइन, ठीक है, बेसिक नेचर का होगा, एल्कलाइन यूरिन होगा। ठीक, और हमारी बॉडी में क्या होगा, एसिडिटी बढ़ जाएगी। ठीक, तो ब्लड में एसिडिटी बढ़ जाएगी और यूरिन हमारा कैसा हो जाएगा बच्चे, एल्कलाइन नेचर का हो जाएगा। ठीक, अब सोडियम, देखो सोडियम को एब्जॉर्ब करने के लिए भी अभी मैकेनिज्म बाकी है। ठीक है, 30% यहाँ होगा, 3 से 4% वहाँ होगा, 5 से 6% वहाँ होगा। ठीक है, यानी कि सोडियम तो रीएब्जॉर्ब हो जाएगा, बहुत ही कम सोडियम जो होगा वो क्या होगा, बाहर आएगा। ठीक, बहुत ही कम सोडियम आया, इसीलिए जो कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर होगा ये किसकी तरह काम करेगा, माइल्ड नाइट्रीयूरेटिक्स। ठीक है, अगर माइल्ड नाइट्रीयूरेटिक्स की तरह काम करेगा तो ये क्या हो जाएगा, माइल्ड डाईयूरेटिक्स। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक, यहाँ पे क्या होगा कि बाइकार्बोनेट की वजह से यूरिन हमारा क्या हो गया, एल्कलाइन नेचर का हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्लास।